वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी। तो कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात की थी अकाउंटिंग के कंसेप्ट की और कन्वेंशंस की, लेकिन उस वीडियो में कंसेप्ट की बात तो अच्छे तरीके से हो गई थी, लेकिन जो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस थी उनकी बात अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो आज बात करेंगे 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पॉइंट्स समझना चाहिए वो है कि डिफरेंस क्या है एक अकाउंटिंग कंसेप्ट में और एक कन्वेंशन में। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं ये तो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जिन पर अकाउंट्स जो भी कंप्लीट अकाउंटेंसी है वो बेस्ड है। फॉर एग्जांपल डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की बात हमने की थी, तो वो कहता है कि एक ट्रांजैक्शन एक बार में 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगी। तो ये तो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो वो डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत है, कंसेप्ट है जिन्हें मानना ही मानना होगा, इसी पे ही पूरी अकाउंटेंसी चलेगी, काम करेगी। लेकिन अब अकाउंटिंग की कन्वेंशंस क्या क्या हैं? कन्वेंशंस वो हैं जो अकाउंटेंट्स होंगे वो एक एग्रीमेंट कर लेंगे या उनके बीच में कॉमन कंसेंट हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये चीज हमें सभी को, यानी कि जो भी अकाउंटेंट होंगे वो सेम ही मानेंगे। तो इसमें 3 तरह की कन्वेंशंस होती हैं। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम एक बार पढ़ें तो An accounting convention may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants। तो जो हमने अभी बात की कि जो कन्वेंशंस होती हैं ये जो अकाउंटेंट है वो एक एग्रीमेंट से या कॉमन कंसेप्ट से अडॉप्ट कर लेते हैं, जो भी अकाउंटेंट है सभी के सभी से सेम ही रखते हैं, तो उनके बीच में कॉमन कंसेंट होता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है। तो ये थी डेफिनेशन अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अब बात करते हैं 3 जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। नंबर 1 इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड वन इज कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी एंड थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो तीनों की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो 3 कन्वेंशंस हैं इनका आपस में डिस्प्यूट है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर की। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट information relating to the economic affair of the enterprise should be completely disclosed। तो सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, कैसा नाम से समझ आ रहा है, फुल डिस्क्लोजर यानी कि सब कुछ डिस्क्लोज करना, बताना, भेद बताना। तो ये कन्वेंशन कहते हैं कि जो एंटरप्राइज है, कंपनी है, बिजनेस है, फर्म है, उसके जो इकोनॉमिक अफेयर हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज होने चाहिए। किस तरह से उसकी बात करते हैं। In other words, there should be sufficient disclosure of information which is of material interest to the users of financial statements such as proprietor, present or potential creditor, investor and others। तो यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर की जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का यहाँ पर मीनिंग है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन देखेगा, किसके काम आने वाली है। सबसे पहले तो प्रोप्राइटर जिसका बिजनेस है, फर्म है, एंटरप्राइज है, उसके बाद जो उसके डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके अलावा गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब जो भी हैं, टैक्स अथॉरिटीज वगैरह, तो यहाँ पर इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। और फुल डिस्क्लोजर यही कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन इनके काम की इन्हें चाहिए, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मीन्स हमारी एंटरप्राइज ने कोई लोन ले लिया 20 लाख का, लेकिन हमने उसे डिस्क्लोज ही नहीं किया और हम और लोन लेने चले गए, तो एक तरह से लोन हो सकता है क्रेडिटर्स जो हैं वो हमें दे दें, लेकिन ये एक तरह से फ्रॉड हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी तरह से डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हमारी जो एंटरप्राइज है, फर्म है, उस पर पहले से ही लोन है, हम और लोन भी ले आए। तो इस तरह से ये सही नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके जो काम की जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन तो उन्हें दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। द प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट द कंपनीज एक्ट मेक एम्पल प्रोविजन फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हमें इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट देनी है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसा नहीं करते, तो इसके लिए जो कंपनी एक्ट है उसमें काफ़ी प्रोविजंस भी बनाए हुए हैं, क्योंकि वो फुल डिस्क्लोजर का ये जो कन्वेंशन है उसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। उसके बाद बात करें तो द परफॉर्मा एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिस्क्राइब बाय कंपनी एक्ट। तो इसीलिए जो कंपनी एक्ट है उसमें परफॉर्मा जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है, बताया हुआ है,
द थिंग्स नॉट कम्स अंडर बैलेंस शीट शुड बी रिटन इन द वे ऑफ footnotes like contingent liability, change of valuation of method of like depreciation, stock, etc. change in provision for doubtful debts valuation. तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं आती, फॉर एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो ओरिजिनल कॉस्ट से रेड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड करा, यानी कि चेंज कर दिया, तो वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। या फिर स्टॉक का जो हम वैल्यूएशन करते हैं उसका मेथड चेंज किया, प्रोविजन जो हम बनाते हैं उसका मेथड चेंज किया, तो ये सब चीज़ें हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, लेकिन इन्हें फुट नोट्स में बैलेंस शीट के नीचे जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है ये भी कहीं बैलेंस शीट में शो नहीं होती, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कहीं पर भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नहीं आती। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी तो खास तौर पर फुट नोट्स में शो की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी फर्म पर कोई केस है जिसका हमें मालूम है कि कल को आने वाले फ्यूचर में हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़ सकती है 1 करोड़ रुपीज़ की, तो 1 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, लेकिन करनी पड़ सकती है, तो उसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के रूप में फुट नोट्स में शो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक तरह से फ्रॉड का केस भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ जो है इस तरह की वो शो की जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये जो कन्वेंशन है ये पूरी ही नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें तो मार्केट वैल्यू शुड ऑल्सो बी गिवन इन फुट नोट्स, तो जो हमारी एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को भी हम फुट नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी जो मशीनरी है वो हमने 1 करोड़ की ली थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो हम 1 करोड़ को अगर दिखाने लग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो जो मार्केट वैल्यू है आज की उसकी करंट वो भी फुट नोट्स में दिखानी चाहिए। इट डज नॉट लीकिंग आउट सीक्रेट ऑफ बिजनेस बट डिस्क्लोजर ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ओनली। तो फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग ये नहीं है कि हम सारे जो भी बिजनेस की फर्म के सीक्रेट है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, उन्हें लीक नहीं करना है, वो सीक्रेट को एज इट इज़ रखना है। लेकिन जो डिस्क्लोज करना है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें डिस्क्लोज करनी है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें पता चले कि हमारा बिजनेस असल में क्या है। तो ही हम अपनी जैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, एसेट की मार्केट वैल्यू, जो मेथड हमने चेंज किए वो सबको शो करते हैं। तो ये सब बात है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। तो जो मैटरलिटी वाला कन्वेंशन है ये उसके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में है, इसकी बात करते हैं अब हम। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है ये उसकी एक्सेप्शन है। किस तरह से बात करेंगे अब। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। तो सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं। उसमें हमने अभी बात की कि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज करनी है, दी जानी है। लेकिन मैटरलिटी वाला पॉइंट कहता है कि जो इनसिग्निफिकेंट, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं दी जानी चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी। इसके बाद अगर बात करें तो आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट मैनर और बीइंग इररेलेवेंट टू यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज विद अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्न। तो कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी ये भी कहता है कि जो आइटम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, उन्हें या तो छोड़ ही दें, उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड ही ना करें, और अगर इंक्लूड करें, अगर थोड़ी बहुत है भी, तो उसे जो मेन जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें मर्ज इस तरह से कर दें कि उसे ज़्यादा दिखे नहीं। तो उसे या तो मर्ज कर दें किसी दूसरे के साथ, किसी बड़े पॉइंट के साथ, जो छोटा पॉइंट है उसे मर्ज कर दें, या फिर उसे जो छोटे वाला जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, उसे छोड़ ही दें, उसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड ही ना करें। क्योंकि अगर इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, उन्हें इंक्लूड करेंगे तो इससे जो हमारी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट है उस पर ओवरबर्न हो जाएगी, उस पर बर्डन आएगी। तो उसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमैटेरियल फॉर अनदर। तो इस लाइन में ये जो कन्वेंशन है मैटरलिटी का, ये कहना चाह रहा है कि एक चीज़ जो ए के लिए इम्पोर्टेंट है बी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ए पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है बी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स में बी मटेरियल फॉर स्मॉल रिपेयर शॉप बट द सेम फिगर में बी इमटेरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड। तो कोई टूल्स हैं छोटे मोटे रिपेयरिंग के, तो एक जो छोटी सी वर्कशॉप है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कोई अगर कंपनी है, यहाँ पर एस्कॉर्ट लिमिटेड का एग्जांपल लिया है, तो एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है छोटे मोटे टूल्स, तो एक के लिए इम्पोर्टेंट है एक के लिए नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिमिलरली द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो कैसा है वो भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। ए डिफरेंस ऑफ 500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में बी रिकॉर्डेड एज इमटेरियल। अब कहीं पर 50 करोड़ का अगर स्टॉक है तो वहाँ पर 500 रुपये का स्टॉक अगर यहाँ वहाँ हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही 500 रुपये का डिफरेंस अगर किसी के पास 10,000 रुपये कैश है उसमें 500 का डिफरेंस आ जाए तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। यानी कि 10,000 रुपये में 500 कम हो गए तो काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन 50 करोड़ के स्टॉक में अगर 500 रुपये का स्टॉक यहाँ वहाँ हो भी गया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक के लिए अनइम्पोर्टेंट या फिर एक केस में अनइम्पोर्टेंट और दूसरे केस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये भी ध्यान रखना होगा अकाउंटेंट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द अकाउंटेंट शुड जज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू डिटरमाइन इट्स मैटेरियलिटी। तो यही बात जो हमने अभी की, अकाउंटेंट पर है कि वो ठीक तरीके से सोच समझ कर जज करे कि कौन सी चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो सबसे पहले बात की हमने कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, उसमें वो कहता है कि जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जानी चाहिए, और मैटेरियलिटी कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन अनइम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं की जानी चाहिए। अब लास्ट वन की बात करते हैं जो कि है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। तो ये जो लास्ट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म, ये क्या कहता है कि जो भी लॉसेज हैं एंटीसिपेटेड जो हमें लगता है कि हो सकते हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स में इंक्लूड करना है, लेकिन कोई ऐसा गेन है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ हो सकता है तो उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। यानी कि लायबिलिटी को प्रेफरेंस देनी है और जो गेन है उसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी, उसे इग्नोर करना है। ये है कंजर्वेटिज्म का मेन जो बेसिक है कि ये कहता है कि जो भी अनरियलाइज्ड गेन है उन्हें इंक्लूड नहीं करना, उन्हें इग्नोर कर देना है, और जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि लॉसेस लायबिलिटी को पहले रखना है, गेन को एसेट्स को बाद में रखना है। अब इसकी और बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये सेफ खेलने की पॉलिसी है। किस तरह से बात करेंगे अब। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटी एंड लॉसेस इवन थ्रो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। तो ये क्या कहता है कि जो भी लॉस है या लायबिलिटी है हमें लगता है फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है, उसके लिए प्रोविज़न पहले से ही बना लेंगे, क्योंकि अगर हम प्रोविज़न पहले से बना लेंगे तो हम जो हमने अभी बात की प्लेइंग सेफ, हम सेफ खेल रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट प्रोविज़न है कि अगर ये लायबिलिटी या लॉस हुआ तो हम वहाँ से इसे बराबर कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो प्रोविज़न है उसका यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही चीज़ ये यहाँ पर कह रहा है कि प्रोविज़न इज़ मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज़ एंड लॉसेज इवन द अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी, कि अमाउंट अगर सर्टेन नहीं भी है तो भी प्रोविज़न हमें कुछ ना कुछ बनाकर रखना है या शुरुआत कर देनी है। लाइकवाइज व्हेन देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। तो अब एसेट साइड की बात करेगा, ये गेन की बात करेगा कि जब ट्रांजैक्शन है कोई, उसे अल्टरनेट मेथड है यानी कि डिफरेंट मेथड है रिकॉर्ड करने के, एक या दो या तीन, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड हैं, दो या तीन मेथड है एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के। दी वन हैविंग लिस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड। तो कोई ट्रांजैक्शन है जिसे रिकॉर्ड करने के दो, तीन या चार मेथड है, तो ये कहता है कि उसे जो ट्रांजैक्शन है उसे उस तरह से रिकॉर्ड करना है कि जिसका प्रॉफिट या कैपिटल पर इमीडिएट इफेक्ट हो, ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो कैपिटल पर या प्रॉफिट पर, उस तरह से उसे रिकॉर्ड करना है।
यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड अगर 2 या 3 तरीके से किया जा सकता है तो उस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि जिसका इमीडिएट इफेक्ट पड़े प्रॉफिट या कैपिटल पे। तो उसी तरह से फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के जो प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से होती है इसकी बात करते हैं। ये हम कहीं ना कहीं यूज़ भी कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है या तो हमारी बुक्स की वैल्यू या मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो कम है वही लिखना है। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लास 11th में ही करते आए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। तो बैड डेट्स होने से पहले ही हम प्रोविजन बना कर रखते हैं। तो इससे कहते हैं सेफ खेलना, कि डेटर्स के हमें पहले से लग रहा है कि चांस से डूब सकते हैं पैसे, तो हम पहले से ही प्रोविजन बना लेंगे। यानी कि एसेट को या गेन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, लेकिन प्रोविजन बनाकर रखना है लॉसेस के लिए या फिर लाइबिलिटीज़ के लिए। उसी तरह से जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन ओनली एट सरेंडर वैल्यू एज अगेंस्ट द अमाउंट पेड। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है उसे भी सरेंडर वैल्यू पर ही शो करना है। प्रोविजन फॉर ए पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म में आइदर बी डिसाइडेड इन फेवर। तो जो फॉर एग्जांपल कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रोविजन पहले से बना कर रखना चाहिए कि हो सकता है हमारे फेवर में ना भी आए फैसला। तो इस तरह से ये होता है प्लेइंग सेफ। मैं बार बार बात कर रहा हूँ प्लेइंग सेफ की। ये कंजर्वेटिज्म कहता है ये कि लॉसेज और लायबिलिटीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है और एसेट्स को कम देनी है। तो ये तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे भी जो वैल्यू कम है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में जो कम है वही लिखते हैं। प्रोविजन पहले से ही बना कर रखते हैं। सरेंडर वैल्यू भी जो अमाउंट पेड है उसके अगेंस्ट ही देखते हैं। यानी कि एसेट्स को प्रेफरेंस कम दे दी गई, लायबिलिटीज़ को ज़्यादा। तो अब बारी आती है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। जो कंजर्वेटिज्म हम जो यूज़ करेंगे इसका इफेक्ट क्या होने वाला है इनका। तो इसका यूज़ काफ़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके 2 इफेक्ट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल प्रॉफिट। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होगा लेकिन जो शो होएगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कम होगा, क्योंकि हम हर चीज़ की अगर प्रोविज़न पहले से बनाकर रखेंगे, बैड डेट्स का, डाउटफुल डेट्स का या फिर डेप्रिशिएशन का, तो हर चीज़ का अगर प्रोविज़न पहले से बनाकर रखेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम हो जाएगा एक्चुअल से उसका बैलेंस। तो सेकंड वन इज बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। तो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हम जो वैल्यू कम होगी लाइक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कम होगी वही लेंगे। डेट्स में भी प्रोविज़न जो लेस करेंगे, डेप्रिशिएशन में से प्रोविज़न लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं एसेट अंडर स्टेटेड हो जाएंगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और लायबिलिटी ओवर स्टेटेड हो जाएंगी क्योंकि हम हर चीज़ का प्रोविज़न बना कर रखेंगे। जो कि आता है क्रेडिट साइड में तो लायबिलिटीज़ अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो एसेट की कम हो जाएगी और लायबिलिटीज़ की बढ़ जाएगी। दिस इफेक्ट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। तो इस तरह से सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू कम है, लायबिलिटीज़ की ज़्यादा है, लेकिन फिर हमें फ्यूचर में पता चला कि जो हमने प्रोविज़न बनाया वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा बना दिया, लायबिलिटी ज़्यादा दिखा दी, उतनी नहीं है, तो वो सभी एसेट साइड में शिफ्ट होने चाहिए थे। जो एसेट्स का बैलेंस कम था तो जो लायबिलिटीज़ कम है और एसेट पहले से ही कम थी, लायबिलिटीज़ जो एक्चुअल में हमने सोची उससे कम आई, तो जो पैसा बचेगा वो सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा जो कि कॉन्फ्लिक्ट है फुल डिस्क्लोजर के साथ। क्योंकि सीक्रेट रिजर्व बनेगा तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कन्वेंशन जो हमने की थी फुल डिस्क्लोजर की। तो ये था कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कंजर्वेटिज्म का फुल डिस्क्लोजर के साथ, क्योंकि जो सीक्रेट रिजर्व बनेगा उसे भी तो शो करना होगा, लेकिन अगर शो नहीं करेंगे तो वो जो फुल डिस्क्लोजर है उसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ये था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले बात की हमने कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की, जिसमें वो कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है। मैटरलिटी वाला कहता है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, अनइम्पोर्टेंट है, वो नहीं शो करनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो अनरियलाइज गेन है उसे इग्नोर कर देना है और जो लायबिलिटीज़ हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेना है।
तो कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट होगा दो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर, वो भी बात कर ली। तो यही थी बात, 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन थी ये। जो अकाउंटिंग के 11 प्रिंसिपल थे वो ऑलरेडी जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दूसरे चैनल जो है हमारा थोड़ी स्टडीज़ पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इस चैनल को भी विजिट कर लेना है और जो दूसरा चैनल थोड़ी स्टडी है उसे भी विजिट कर लेना है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।